हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है रितु और यहाँ पे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, जहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहते हैं सी टेट या अदर स्टेट टेट लेवल के एग्ज़ाम में। और 15 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो एनसीईआरटी से रहते हैं, जिसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आज हमने लिया है चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के 2 लेक्चर्स मैं दे चुकी हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल पर जाके विजिट कर लें। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, पूरा वीडियो को देखिए। जो चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 2 सजीव। यहाँ पे हम सजीव के बारे में जानेंगे, क्या क्या क्रियाएं करते हैं सजीव। तो पहला पॉइंट है कि सभी सजीवों वस्तुओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी सजीव कौन कौन होते हैं, जैसे जानवर, वृक्ष, कीड़े मकोड़े, सभी सजीव हैं और इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है, पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलते हैं। सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। सभी सजीव हैं वो भोजन उनके लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि भोजन से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा से क्या होता है, शरीर में जो वृद्धि है, विकास है और जो भी शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सब ऊर्जा से होती हैं। इसलिए सभी सजीव भोजन को ग्रहण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते और अपना भोजन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। और कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं। जो जंतु या प्राणी हैं वो ऐसा नहीं करते जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं और उनसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। और कुछ जो जंतु हैं वो दूसरे जंतुओं को मार कर भोजन ग्रहण करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। जो श्वसन प्रक्रिया है वो सभी सजीवों के अंदर होती है। सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भोजन ग्रहण किया है सजीवों ने, उनसे जो ऊर्जा मिलती है वो कब मिलती है, श्वसन प्रक्रिया के। कैसे, जब जंतु सांस लेते हैं तब भी ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। जो जंतु हैं जब वो सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है कि ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। जो हमने श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो वो ही ऑक्सीजन जो हमने भोजन ग्रहण किया था उससे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ध्यान रखिएगा, एक जो वयस्क मनुष्य होता है वो 15 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है जंतु और श्वास अंग। जो जंतु होते हैं उनके कुछ श्वास अंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि, ये क्या करते हैं, इनके जो श्वास अंग है वो क्या होते हैं, फेफड़े, जिसे फुफ्फुस भी कहा जाता है। इसके द्वारा श्वसन प्रक्रिया चलती है। मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट, ये बातक जैसे ट्रैकिया कहा जाता है, ये उसके श्वास अंग है। केंचुआ त्वचा, और केंचुए की जो त्वचा है वो आर्द्र और चिकनी होती है, त्वचा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करता है। मेंढक में जो श्वसन अंग है वो है फेफड़े और त्वचा। ऑक्टोपस गिल जिसे क्लोम कहा जाता है। व्हेल और डॉल्फिन जो है वो फेफड़े, नासाद्वार, बात छिद्र, इनके द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है, उनके श्वसन अंग है। नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों का द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो पौधे हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन उनके अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। कि जो पत्तियों में सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा जो ऑक्सीजन उनके अंदर जा रही थी, तब जब वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं कौन, पौधे, तब वो कार्बन
ऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन उनके अंदर थी उसे बाहर छोड़ते हैं, जो जीव जंतु ग्रहण करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो केवल दिन में होती है, रात में नहीं। नेक्स्ट है, सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है? जो भी ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर भी निकाला जाता है। तो जो प्रक्रिया होती है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की, उसे उत्सर्जन कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान जीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक होता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है, उसके बाद कुछ जो पदार्थ है वो अपशिष्ट रूप में रह जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर वो बॉडी में रहेंगे तो हानि पहुंचाएंगे, तो उन्हें शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहा जाता है। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने उसे उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है। जो उत्सर्जन प्रक्रिया है वो मल एवं मूत्र के रूप में होती है। जंतुओं में जो मुख्य उत्सर्जन अंग है उसे वृक्क कहते हैं। और जंतु अपने श्वास, कुछ जो जंतु होते हैं वो श्वास के द्वारा जो अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। श्वास के द्वारा भी जो शरीर में अपशिष्ट गैसें होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं तो सजीव को उसके लिए प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करें कि उसे ये काम करना चाहिए, वो उद्दीपन होते हैं। और जो प्रतिक्रिया उसने की तो उसके जो परिवर्तन हुआ उसे अनुक्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ जो है पीछे खींच लेते हैं और कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं। क्या है इसमें उद्दीपन और क्या है अनुक्रिया, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब जो गर्म वस्तु है, रोशनी है, मनपसंद व्यंजन है, सूरज का छिपना, तो ये क्या है, उद्दीपन है। कि कोई गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, ये उद्दीपन है। और जब हमने उस वस्तु को छू के अपने हाथ को हटा लिया, खींच लिया, कॉकरोच छिप गया रोशनी को देख के, मुंह में पानी आ गया व्यंजन को देख के, और फूल मुरझा गए या बंद हो गए सूरज जब छिप गया, तो ये सब क्या है, अनुक्रिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं फ्रेंड उन्हें नोट डाउन करते जाइए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे तो जब आपको रिवाइज करेंगे तो आप उनको अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, सजीवों में इंद्रियां होती हैं। जो सजीव होते हैं उनमें इंद्रियां होती हैं। कैसे काम करती हैं इंद्रियां? जैसे मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ऐसे ही सभी सजीवों में अलग अलग तरह से इंद्रियां होती हैं। वो कुछ विशेष काम करने के लिए वो उन्हें महसूस करते हैं, विशेष काम के प्रति वो उनका उपयोग करते हैं। जैसे चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। जो चींटियाँ होती हैं तो वो उनकी जो समूह की जो चींटियाँ हैं वो कैसे पहचानती हैं? उनके द्वारा जो गंध छोड़ी जाती है उससे पहचानती हैं। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं।
कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील की जो दृष्टि है वो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है और वह अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह से समूह में बाज, गिद्ध और चील, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जिसकी जो दृष्टि है वो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा दूर से देख लेते हैं वो। ये काफ़ी सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी स्टेट टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सी टेट का हो, तो ध्यान से इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। कैसे देख लेते हैं दोनों तरफ अलग अलग चीज़ों को? क्योंकि जो पक्षी का सिर है उसके दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु इनकी जो आँखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन को ज़्यादा क्यों घुमाते हैं, क्योंकि उनकी जो आँखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं अपने आसपास देखने के लिए। नेक्स्ट है, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं होते हैं। कुछ जानवर होते हैं उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते। जैसे हाथी है, उसका जो कान है वो सुनने का काम भी करता है और जब उसे गर्मी महसूस होती है तो उनसे फैन करता है, मतलब हवा करके अपने आप को ठंडक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। सांप कैसे पहचानता है कि यहाँ पे कोई है या कोई आ रहा है? जो ज़मीन में कंपन होता है उससे वो महसूस करता है अपनी स्किन के द्वारा कि यहाँ पे कोई है, कोई आ रहा है, और तभी वो वहाँ से, ऐसे कहते हैं कि सांप यहाँ से भाग गया। वो हमारी आवाज़ सुन के नहीं भागता है, वो कंपन को महसूस करके वहाँ से जाता है। उसके जो सांप है वो सुन नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मच्छर जो है वो हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं कि जो हमारे शरीर की गंध है और जो तलवे की गर्मी है उससे हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। देखा होगा सबसे ज़्यादा अंधेरे में ही मच्छर काटते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, मेंढक, छिपकली आदि शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करती हैं। ऐसे जानवर हैं कि ये अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पहचान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा मलमूत्र करके गया है तो ये समझ जाते हैं कि हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये दूसरे क्षेत्र का है, और ये शिकार को ढूंढने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। कौन? कुत्ता, बाघ, शेर, मेंढक और छिपकली। नेक्स्ट है, रात्रिचर, यानी रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें जो रंग है वो केवल काला और सफ़ेद दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो रात में जागने वाले जानवर उन्हें रंग किस तरह के दिखाई देता है या काला सफ़ेद किसे दिखता है? तो रात्रिचर यानी रात में जागने वाले जानवरों एवं पक्षियों को केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू और रैकून, इसमें इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सभी सजीव गति करते हैं। सभी सजीव जो हैं वो गति करते हैं, वृद्धि होती है, उनके शारीरिक विकास होता है। तो उसमें सभी जंतु और पक्षी सभी यहाँ पे गति करते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे मनुष्य से, जो मनुष्य के अंदर जो कुछ जो संधियाँ पाई जाती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं, उनमें अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं, उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो संधि है वो कंदुक खलिका संधि मनुष्यों में पाई जाती है। और ये कहाँ होती है? इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है और ये कंधे एवं कूल्हे में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? तो कंधे एवं कूल्हे में। यहाँ से ध्यान रखिए, कंदुक खलिका कहाँ से? कंधा, और कहाँ से? कूल्हे में, और ये सभी दिशाओं में गति करती है। नेक्स्ट है हिंज, जिसे कब्जा संधि कहते हैं। ये इस प्रकार की जो संधि है वो एक ही दिशा में गति होती है और ये कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। कब्जा संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी एवं घुटने में, से हिंज संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है अचल। इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है, ये हमारे सिर में पाई जाती है। जो अचल संधि है वो कहाँ पाई जाती है? सिर में, इसमें कोई गति नहीं होती है। नेक्स्ट है धुराग्र, जिसे खूंटी संधि भी कहते हैं।
इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। जो धुराग्र यानी खूंटी संधि होती है उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है और ये संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, हमारे सिर और गर्दन को कौन सी संधि जोड़ती है? धुराग्र, इसे खूंटी संधि कहा जाता है। संधि किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उस जगह को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो संधि की यहाँ पे बात की गई है, जब जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ वहाँ पे जुड़ रही हैं आपस में, उस जगह को संधि कहते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। जो उल्लू है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ध्यान दीजिएगा, उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। कुछ जंतु जैसे केंचुआ, सांप आदि, केंचुआ पेशियों एवं सूंड की मदद से रेंगता है और सांप पेशियों एवं बलय जिसे कहा जाता है छल्लों की मदद से। जो केंचुआ और सांप है वो कैसे रेंगते हैं? तो जो केंचुआ है उसमें पेशियों एवं सूंड की मदद से रेंगता है और सांप जो है वो किससे रेंगता है? उसमें पेशियों में जो बलय होते हैं, जो छल्ले होते हैं, उसकी मदद से रेंगता है। नेक्स्ट है, कुछ जंतु उड़ते हैं जैसे पक्षी, और पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, सभी को पता है। परंतु शुतुरमुर्ग ये भी पक्षी है और एमू पक्षी, ये उड़ते नहीं हैं लेकिन ये काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन से पक्षी नहीं उड़ते हैं? शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी। ये क्या कर सकते हैं? काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ते नहीं हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, कुछ जंतु तैरते हैं। कुछ जंतु यहाँ पे होगा तैरते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली जो अपनी धारा रेखीय जो शारीरिक उसकी आकृति होती है उसके कारण तैरती है, और बत्तख अपने जलायुक्त जो पाद उंगली उनकी जो उसकी जो उंगलियां होती हैं उसमें जलायुक्त इस तरह से बना होता है उसके कारण तैरती है, और मेंढक भी पाद उंगलियों के कारण तैरता है। जो कुछ जंतु होते हैं वो तैरते हैं, जैसे मछली, बत्तख। मछली अपनी धारा रेखीय जो उसकी शारीरिक आकृति हो उसके कारण, और जो बत्तख है वो पाद उंगलियों उसकी जो उंगलियां होती हैं उसमें जो जालनुमा पाद उंगली बना होता है उसके कारण, और मेंढक भी उसके कारण तैरता है। कुछ जंतु फुदकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं यहाँ पे सही करके आपको पढ़ाती जा रही हूँ। कुछ जंतु जो होते हैं क्या है? फुदकते हैं जैसे मेंढक। मेंढक है वो फुदक के चलता है। और कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं, उड़ते भी हैं जैसे कॉकरोच। ये एक ऐसा जंतु है, चलता भी है, चढ़ता भी है, ऊपर भी चढ़ जाता है, ऐसे दीवारों पे देखा होगा, उड़ता भी है। कौन? कॉकरोच। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सजीवों में प्रजनन होता है। जो सजीव है उनमें प्रजनन प्रक्रिया भी होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है? सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसे प्रजनन कहा जाता है। जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं। जैसे कुछ जो जंतु होते हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं और इनके कान जो है वो बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इन जंतुओं को क्या है? जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। और इनमें कौन कौन से आते हैं? मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी आदि। यानी जिसके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं वो बच्चों को जन्म देंगे। वे जंतु इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं सॉरी, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंड प्रजक कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली आदि। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं, जिसके बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। जिसके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडों को जन्म देते हैं, जिन्हें अंड प्रजक कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली आदि। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती है।
जो बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। जो चमगादड़, व्हेल मछली है और सील मछली है, वो बच्चों को जन्म देती है। जो बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ जीव और उनके बच्चे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से जीव को कौन सा बच्चा है। ये आप यहाँ से लर्न कीजिएगा। थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। वीडियो को आप पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं, नोट डाउन करते जाइए। सारे जो जानवर हैं उनके बच्चों के बारे में है। नेक्स्ट है पौधों में प्रजनन। पौधों में जो प्रजनन है वो मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे और तरीक़ों से भी उनमें प्रजनन होता है। जैसे कलम के द्वारा से किसी पेड़ की कलम काट के लगाते हैं तो उससे भी वो पेड़ बन जाता है। तो वो क्या है, गुलाब है और भी पेड़ आते हैं। कलिका मतलब आँख के द्वारा, जैसे आलू है, कहते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद उसकी आँखें सी निकल रही हैं, उसकी उसे जब काट के वहाँ पे आलू को लगा दिया जाता है तो उससे नया पौधा बनता है। पत्ती के द्वारा, जिसकी ब्रायोफिल्म जैसे पत्थर चटा कहा जाता है, उसकी पत्ती को जब मतलब रोप दिया जाता है, पत्ती को जब मतलब ज़मीन में इस तरह से गाड़ देते हैं तो उससे पौधा बन जाता है। और जड़ के द्वारा इसकी जड़ को रखा जाता है, वो है शकरकंद। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट को। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, कहीं पे कोई मिस्टेक है, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो के द्वारा ही आपको मिलेगा। और नोट्स जो पॉइंट आप नोट करना चाह रहे हैं वो पीडीएफ से कर सकते हैं। तो उसके लिए एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट